तो आज हम लोग एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जीएस और लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जैसा कि क्वेश्चन पेपर में था। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम लोग जो है 60 क्वेश्चंस को जो है पूरा 41 to 100 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया जाएगा और पूरे सोल्यूशन के साथ किया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि यहाँ से आपको 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डीडीयू यूनिवर्सिटी जो है बार बार अपने क्वेश्चन पैटर्न को जो है दोहराती है। हो सकता है ऑप्शन बदल दिए जाए, ऊपर नीचे हो जाए, या फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया जाए, पर क्वेश्चन आपसे सेम पूछा जा सकता है। तो यदि आप पूरे 100 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, यानी कि अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को आप एक साथ एनालाइज करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिर से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरी बात मानिएगा, वीडियो को एकदम अच्छी से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन जो समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिएगा, अपने डाउट को सारा क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि वनस्पति घी बनाने के लिए जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा हाइड्रोजन गैस के प्रयोग से जो है वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, और डी की कमी से होता है सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा, सूखा रोग, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और शरीर पे मांस नहीं रहता, यानी कि कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, भुखमरी की वजह से क्या हो जाता है, शरीर की हड्डी जो हो जाती है वो टेढ़ी हो जाती है, पेट बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे जो बच्चों को अगर आप देखेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों में पाई जाती है। अगर गरीब तबके के लोगों को आप देखेंगे तो ये बीमारी बहुत सारे बच्चों में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जैविक राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो सिक्किम राज्य को दिया गया है। सिक्किम राज्य को दिया गया है 2019 में जो है सिक्किम राज्य को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पहचानिए कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन के ऑप्शन बदल सकते हैं, क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है, पर क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को किस टाइप से पूछा जा सकता है एनालाइज करते रहिएगा। तो 44 क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे हीलियम जो है वो क्या है, हीलियम जो है आपका हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सूर्य में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हीलियम गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रावत भाटा ऊर्जा केंद्र संबंधित है। तो रावत भाटा ऊर्जा केंद्र किससे संबंधित, तापीय शक्ति से, जल शक्ति से, अणु शक्ति से, या सौर शक्ति से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कि रावत भाटा ऊर्जा केंद्र अणु शक्ति यानी एटॉमिक पावर से संबंधित है। यह जो है राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रावत भाटा ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे है, राजस्थान में है। किसके लिए फेमस है, तो एटॉमिक पावर। कभी हो सकता है कि ऑप्शन हिंदी में भी जो है इंग्लिश के वर्ड लिख दिए जाते हैं, तो अणु शक्ति, एटॉमिक पावर। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए भी हम लोग तैयार होते रहेंगे। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संघात्मक राज्य है। कौन है एक संघात्मक राज्य, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा है मलेशिया जो है एक संघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन, वह देश जो सार्क सदस्य नहीं है। प्लेलिस्ट चेक करेंगे, पुराने प्लेलिस्ट में जो है सार्क सदस्यों के देशों के नाम जो है मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत ही अच्छा टॉपिक। आने वाले वीडियो में भी आप इसका सलूशन देख पाएंगे। मैं इस
पे एक बार चर्चा करूंगी, क्योंकि सार्क से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा। और सार्क से जो है 2020 में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क में कौन सा देश है, कौन सा नहीं है। तो देशों की संख्या के नाम भी पूछे जा सकते हैं, और कितने देश हैं, कब ये जो है स्थापित किया गया था, कहाँ पे इसका मुख्यालय है, क्या इसका उद्देश्य है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन है 47, वह देश जो सार्क सदस्य नहीं है। तो भूटान, मालदीव और नेपाल, ठीक है, ये सार्क सदस्य हैं। सार्क में भारत, पाकिस्तान ये भी है, लेकिन म्यांमार जो है ये सार्क सदस्य नहीं है, द6 का सदस्य। ऑप्शन डी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई थी। तो भारत में घड़ियाल परियोजना 1975 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1975 में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 49, सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा सही क्रम है, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, या फिर शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, या फिर यहाँ पर सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति क्या है, सही क्रम है किसका, सूर्य से दूरी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो देशांतरों के बीच का समय कितना होता है। तो दो देशांतरों के बीच का जो समय होता है, दो देशांतरों के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला है 50 क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट हो गया। 51 देखेंगे। 51 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 21 वर्ष से कम जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, यानी कि 21 वर्ष से जो कम लोग हैं भारत में वो कितने थे। जब 2021 की जनगणना की गई थी तो 21 वर्ष से कम लोगों की जनसंख्या कितनी थी। तो ये जनसंख्या जो थी वो आपकी थी 43.1%। बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार देता है। देखिए मैंने बोला था पुरस्कार और संस्था, इन सारे से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा देश जो है वो क्या करता है, मैग्सेसे पुरस्कार देता है। फिलीपींस जो है वो क्या करता है, मैग्सेसे पुरस्कार देता है। बी आंसर सही हो जाएगा, फिलीपींस। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन हुआ था, यानी नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो इसको लागू किसने किया था, तो जो वर्तमान समय में आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, इसको योजना आयोग को नीति आयोग में बदला था। अब एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि योजना आयोग जो है पहले योजना आयोग था, अब उसका वर्तमान समय में नाम क्या है, नीति आयोग हो गया है। यदि योजना आयोग की बात की जाए या नीति आयोग की बात की जाए तो इसका जो अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। तो जब योजना आयोग था तो उस टाइम में जो प्रधानमंत्री रहे होंगे तो वो रहे होंगे। अभी जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी होंगे। उपाध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग को किसने स्टार्ट किया। तो नीति आयोग को किसने स्टार्ट किया, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया। योजना आयोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टार्ट किया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम कब बनाया गया था, तो हिंदू विवाह अधिनियम ऑप्शन सी हो जाएगा 1955 में बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। अभी मैंने ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई है, आगे इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। लेकिन तब तक के लिए आप चाहें तो प्लेलिस्ट, पुराना प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उस पर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं
भी अपनी तरफ से आप लोगों के सपोर्ट में पूरी कोशिश करती रहूँगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। भारत में विधिक शिक्षा के मानक को विनियमित करने वाला निकाय है। विधिक शिक्षा के मानक विनियमित करने वाला निकाय है, यानी कि विधिक शिक्षा यानी जो आप लॉ डिग्री लेने जा रहे हो उसको सुचारू रूप से नियंत्रित कौन करता है और इसको जो है इस प्रक्रिया को जारी कौन करता है, किसके द्वारा आपका एडमिशन लॉ में होगा। तो आपको पता होना चाहिए बार काउंसिल के द्वारा आपका एडमिशन हो रहा है, न कि यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है। यूनिवर्सिटी बस आपको क्या करेगी, एडमिशन देगी, क्लासेस देगी, लेकिन आप की पहचान किससे होगी, बार काउंसिल से होगी। आप जब LLB करके निकलेंगे तो बार काउंसिल के लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। आफ्टर देन आप वकील के रूप में या फिर किसी भी चीज़ के रूप में प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है कि आपकी जो डिग्री है तभी आपकी पूरी मानी जाएगी जब आप बार काउंसिल मेंबर हो जाएंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे बार काउंसिल में। तो आपकी लॉ डिग्री विधि शिक्षा लॉ एजुकेशन को जो मानक मिलता है, जो प्रमाण मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है, वो विधिक भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा मिलता है, यानी कि बार काउंसिल के द्वारा मिलता है। जिसको मतलब कभी कभी किसी क्वेश्चन में आंसर समझ में ना आए, ऑप्शन, मैं क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ, अगर आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हिंदी के कुछ ऐसे टफेस्ट आपको जो है कुछ टफ ऐसे वर्ड दिख गए, तो आप उनके लिए कभी कभी इंग्लिश वाले वर्जन में भी देख लिया करिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ भी देख लीजिएगा, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप इंग्लिश में सुने होंगे और हिंदी में पहली बार देख रहे होंगे, जैसा कि बार काउंसिल आप जान रहे होंगे, पर भारतीय विधिज्ञ परिषद की जब बात की जा रही है तो आप शायद नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इंग्लिश वर्जन में देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो फोकस करिए इसको अभी से सुधारने की, ठीक है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि आपकी जो लॉ शिक्षा है उसको मानक यानी कि प्रमाणित जो है कौन करता है, वो बार काउंसिल यानी कि भारतीय विधिज्ञ परिषद करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था। तो भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक लगा लीजिएगा, फिर से ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन, शरीयत अधिनियम पारित किया गया वर्ष, किस वर्ष में शरीयत अधिनियम पारित किया गया, 1935, 1936, 1937 या फिर 1938 में। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि शरीयत अधिनियम 1937 में लागू किया गया था, ठीक है ना, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति कौन करता है, प्रधानमंत्री या विधि मंत्री या संसद या फिर राष्ट्रपति। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सीआरपीसी का संक्षिप्त रूप है, भाई मैंने सीआरपीसी कितनी बार पढ़ाया, कितनी सारी वीडियो सीआरपीसी पर डाल रखी है, कोई तो बता दो यार कमेंट करके कि सीआरपीसी का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि सीआरपीसी का पूरा रूप क्या है। तो सीआरपीसी का जो पूरा रूप हो जाएगा वो बताइए जल्दी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बी आंसर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दीवानी प्रक्रिया संहिता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता है प्रक्रिया से संबंधित विधि, प्रोसीजर से संबंधित विधि। दीवानी प्रक्रिया क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित क्या है, विधि है, ठीक है ना, सीआरपीसी से संबंधित विधि है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 61 भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्रथम दायित्व है, किसका प्रथम दायित्व है। तो भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्रथम दायित्व किसके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे भारत के गृह मंत्री के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास या उपयुक्त में किसी के पास नहीं। तो भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो सही प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक दायित्व है, वो राज्य सरकारों के पास होता है कि राज्य जो है, राज्य के भीतर होने वाले कानून व्यवस्था को सबको जो है क्या करे, अच्छे से बनाए रखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो दूसरे की भूमि पर बिना अनुमति यानी कि बिना सहमति के प्रवेश करता है, यानी उस पर कब्जा कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं।
अतिथि बोलते हैं, तो अतिथि तो आई थिंक बोलते हैं जो अनचाहे बिना बुलाए हुए मेहमान होते हैं, वो बिना बताए आ जाते हैं, तो उसको अतिथि बोलते हैं, जिनके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, कभी भी चले आएँ। चोर मतलब चोर तो मतलब सामान की चोरी की जा सकती है ना, ये तो संपत्ति है, तो संपत्ति की चोरी कैसे, ज़मीन की बात की जा रही है तो ज़मीन की चोरी कैसे होगी। आतंकवाद तो मुझे लगता है जब किसी के अंदर डर पैदा किया जाए, किसी को बहुत क्रूरता के साथ मारा जाए, पीटा जाए और बहुत ज़्यादा विस्फोट हो वगैरह वगैरह, तो ये इस तरीके से आतंकवाद होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अतिचारी होता है। यदि भूमि पर कोई ज़बरदस्ती जबरन आपकी भूमि पर कोई हड़पने की कोशिश कर रहा है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अतिचारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरवी की जा सकती है। तो देखिए, चल संपत्ति, अचल संपत्ति यानी कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं इस पर डिस्कस कर लेती हूँ कि गिरवी कौन सी वस्तु रखी जा सकती है। चल संपत्ति जो होगी वो गिरवी रखी जा सकती है। आप क्या कर सकते हो, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, ये सारे चीज़ें हैं, या पीतल के बर्तन हैं, फूल के बर्तन हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें होंगी, चल संपत्ति जो होगी, जो उठा करके एक जगह से दूसरे जगह पे आप ले जा पाओगे, उसको आप क्या कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो। गिरवी रखने का मतलब बंधक रखना, बंधक रखने का मतलब आपको कोई नीड है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की, आप क्या करोगे, आप अपना कोई बहुमूल्य चीज़ किसी ठेकेदार के पास, किसी बनिए के पास, या फिर सोना रखना चाहते हो तो किसी सुनार के पास रखोगे और उससे बोलोगे भाई ये मेरा इतने का है, आप इसको नाप लीजिए, तोल लीजिए और इसको रख लीजिए और मुझे इसके एवज में कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे इतने पैसे की नीड है और इतने का है, मुझे इतना बस दे दीजिए और मैं आपको 6 महीने के अंदर आपका पैसा लौटा दूंगा, जो सूद होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा, यानी कि इंटरेस्ट जो होगा मैं आपको दे दूंगा, आप मेरा सामान मुझे फिर से वापस दे दीजिएगा। गिरवी रखने का मतलब क्या होता है, गिरवी रखने का मतलब ये होता है कि टाइम पीरियड के साथ में वो क्या करेगा, बताएगा कि मैं इतने दिन के अंदर आपका पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट लौटा दूंगा, यदि नहीं लौटाता हूं तो ये सामान आपका हो जाएगा। तो गिरवी किसको रखा जा सकता है, केवल और केवल चल संपत्ति को ही गिरवी रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 64, भारत के संविधान में किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व मैं अभी पढ़ाई तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, चाहे मूल अधिकार पढ़ाया हो, चाहे मूल कर्तव्य पढ़ाया हो, हमेशा रिपीट किया है मैंने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में रखे गए हैं और भाग 4 क में जो है मूल कर्तव्य रखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म के सृजन के लिए कम से कम होने चाहिए, यानी कि एक साझेदारी फर्म के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करना है, साझेदारी करना है, तो कितने लोगों का होना आवश्यक है। साझेदारी का मतलब क्या, हिस्सेदारी, यानी पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो पार्टनरशिप तो जब आप अकेले तो पार्टनरशिप करोगे नहीं, यानी कि 1 से 2 का होना तो आवश्यक है ना। तो कम से कम की बात की जा रही है, अधिक से अधिक की नहीं। तो अधिक से अधिक तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, हिस्सेदारी किसी का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम की बात की गई तो कम से कम 2 लोगों का साझेदारी होने का जो है, तभी साझेदारी फर्म हो सकता है। जब 2 व्यक्ति होंगे तभी पार्टनरशिप की बात हो सकती है, जब कम से कम 2 लोग उपस्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद बधुआ मजदूरी के विरुद्ध है। देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बधुआ मजदूरी के विरुद्ध कौन सा है अनुच्छेद, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, 23 या फिर 25। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 66 का सी आंसर। आर्टिकल 23 जो है बधुआ मजदूरी के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का उपबंध करता है। अवसर की समानता का उपबंध करता है, यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की प्रधानता दी गई है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है, तो भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लेती है।
भू राजस्व, आयकर, कारपोरेशन या फिर कस्टम ड्यूटी। तो इसमें केंद्रीय सरकार कौन कौन सा कर लेती है? आयकर, कारपोरेशन कर, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब क्या होता है? केंद्रीय सरकार के पास होता है। जबकि भू राजस्व कर जो है ये राजस्व विभाग यानी कि राज्य सरकार के पास होता है, तो ये केंद्र सरकार के पास नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि संविधान की विशेषता मैंने आपको पढ़ा दी है कि कौन से देश से कौन सा भारतीय संविधान का पार्ट कौन से देश से कौन सा लिया गया है, उसको बहुत बेहतरीन टॉपिक से मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए पढ़ाया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत करना, पारित करना, लागू करना, ये सारी चीज़ें अलग हैं, यानी कि अंगीकृत करना, पारित करना, ठीक है, एक हो गया, लागू करना अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 70 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना, अंगीकृत किया गया था। पहली बार इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था, और इसके रूल रेगुलेशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, इसको बनाने के लिए, ठीक। तो इस बार हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया था, तो इसका जवाब कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जापान जो है वो संयुक्त परिषद का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, इंग्लैंड क्या है? ये संयुक्त परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त परिषद को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए आप खुद से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे क्योंकि आगे अभी आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं। चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देख लीजिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है। तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा वीवी जो थी वो क्या थी? प्रथम महिला न्यायाधीश थी। टॉट क्या है? टॉट का अर्थ क्या है, यानी टॉट क्या है? तो टॉट से रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अपकृत्य, टॉट अपकृत्य का अर्थ क्या है? तो ये एक दीवानी दोष है। बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये एक दीवानी दोष है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यायालय आपका कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि जब इंटरनेशनल क्राइम होता है तो उसकी सुनवाई इंटरनेशनल न्यायालय में किया जाता है। तो ये कहाँ पे है, किस देश में है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा, वियना में या फिर हेग में? तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है, ठीक है। डी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, 3 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर या 10 दिसंबर को। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो भाई राष्ट्रपति, मैंने बहुत बार घोल के आपको पिलाया है, बहुत बार बताया है कि राष्ट्रपति सेशन ही मैंने सबसे ज़्यादा लिया है, और राष्ट्रपति सबसे इम्पोर्टेंट है भी क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लीगल एप्टीट्यूड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान हो गया तो ये लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों सेनाओं का? थल सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री या फिर प्रमुख सेना अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? डी आंसर हो जाएगा कि तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति हो जाएगा, डी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक गारंटी देता है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत
6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य बताया गया है तथा उनका मौलिक अधिकार बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये उनका अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 के तहत बताया गया है, 19 के तहत, या अनुच्छेद 21A, या फिर अनुच्छेद 45 के तहत। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही बार रिपीट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनका मौलिक अधिकार है, यानी कि ये शिक्षा उन्हें निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि आप देखते होंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उनको प्रदान की जाती है, उन्हें ड्रेस भी दिया जाता है, किताब भी प्रोवाइड की जाती है, कॉपी भी प्रोवाइड की जाती है, और उनके ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी कि उनके रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की क्या आयु होती है? 65, 62, 70 या 68? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 65 ईयर जो होता है वो इनके रिटायरमेंट की एज होती है, यानी 65 वर्ष। ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, तो ये तो भाई है समानता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो भाई जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो हमें मूल संविधान में 7वां मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था, अब उसे क्या किया गया? संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे विधिक अधिकार करार दे दिया गया है, यानी कि ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर के एक विधिक अधिकार है। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है, 250 है। नोट कर लीजिएगा। लोकसभा का आप कमेंट करके बताएंगे कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है और वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या इस समय कितनी है। ठीक है, ये सदस्य संख्या राज्यसभा या लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई है, जिसे घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती है। लेकिन जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ कि वर्तमान समय में कुल कितने राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए, आप पढ़ते रहिए, कुछ अगले पेपर की भी तैयारी करते रहिए, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा रही हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन पेपर में यदि क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन कोई छूटने ना पाए। और मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो कितने हद तक जो है सक्सेस है, कितना आप उससे पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का भाग 3 संबंधित है आपात उपबंधों से, मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, या राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों से। तो आपको पता है कि भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये टॉपिक भी आप पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। बी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपबंधों में से कौन मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है? मूलभूत कर्तव्य का मतलब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अभी हमने इस पर चर्चा की कि मौलिक कर्तव्य जो हैं 51A में अनुच्छेद के तहत बताए गए हैं। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, जबकि संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को संरक्षित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर पीसी देशमुख। तो हमारा जो है पीएस देशमुख सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर हमारा क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो देखिए भाई, अभी रिसेंटली आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक कि 42वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या किया गया था? संविधान संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे शब्द, 3 नए शब्दों को जो है जोड़ा गया था। तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? संविधान में संशोधन करके 3 नए शब्द जो है भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन में इतने सारे संशोधन किए गए थे कि लगभग ये भारत के दूसरे संविधान के रूप में, मतलब देखा जाए तो इतना ज़्यादा इसमें चेंजिंग कर करके इतना चेंजिंग किया गया कि लगभग ये एक नए संविधान का रूप धारण कर लिया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के किस भाग को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटे संविधान के नाम से जानते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को हम किसके नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। डी आंसर हमारा यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या है? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो मैंने बताया था कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? महासभा, न्यायशीता परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य अंग नहीं होता है, बल्कि बाकी 3 जो हैं ये क्या हैं? इसके अंग होते हैं। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अधिवक्ता दिवस? 26 नवंबर को, 10 दिसंबर को या 3 दिसंबर को या फिर 9 नवंबर को? तो सही आंसर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भाई याद कर लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति? तो सही आंसर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद के प्रति। सी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष में अस्तित्व में आया? यानी स्वतंत्रता के बाद जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कब अस्तित्व में आया था? तो कब जो है ये मतलब पहली बार बना? तो 1951 प्रथम संविधान संशोधन के साथ में ही, जब पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, तभी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है अस्तित्व में आए 1951 में। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो राष्ट्रपति के रूप में जो है कोई भी न्यायाधीश कब कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तभी कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति अपने पद पे ना हो और उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो। तो कहने का मतलब ये, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद ही रिक्त पाए जाएं, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश
क्या करता है, कार्य करता है। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश ऐसे रहे हैं जो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे, वो आंसर ए हो जाएगा। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, ए आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष अधिनियमित किया गया? भारतीय दंड संहिता किस वर्ष अधिनियमित किया गया? आईपीसी की बात की जा रही है भाई। आईपीसी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। 1860, 1960, 1872 या फिर 1865। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1860 में जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी विधि को क्या किया गया था, लागू किया गया था, अधिनियमित किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवाद की अवधारणा का अद्भुत कहाँ हुआ था? लोकहितवाद की अवधारणा का अद्भुत कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन है हमारा। 93 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है? सिविल लॉ की श्रेणी में नहीं आता है, कौन नहीं आता? व्यावसायिक कानून, औद्योगिक कानून, भागीदारी अधिनियम या फिर भारतीय दंड संहिता। तो यहाँ पे सिविल लॉ में क्या है, आईपीसी जो है वो भारतीय दंड संहिता, आईपीसी क्या है, ये सिविल लॉ में नहीं आता है। सीआरपीसी के अंडर में क्या है, सिविल लॉ आता है। सीआरपीसी के अंडर में क्या आता है, सिविल लॉ आता है, क्रिमिनल लॉ आता है, ठीक है। ये सब क्या है, सीआरपीसी के अंडर आएंगे। लेकिन क्या एक सिविल लॉ में क्या आईपीसी नहीं आता है, भारतीय दंड संहिता नहीं आता है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विधि आयोग बना, कब बना पहला विधि आयोग, कब बना? 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1959 में। तो पहला विधि आयोग बना था हमारा 1955 में। ये भी याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं मेंशन कर दे रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1955 ए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 निम्न में से कौन सा वाक्यांश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं किया गया है? समाजवाद, एकजुटता, पंथनिरपेक्ष या बंधुता। तो अभी हाल ही में मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया और प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का जो है बताया कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं। सिर्फ 3 शब्दों का ही नहीं, संशोधन के द्वारा 3 शब्दों के ही नहीं, बल्कि पूरा डीपली पूरे संविधान संशोधन की, पूरे संविधान प्रस्तावना की बात मैंने उसमें पढ़ी है, ठीक है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, बंधुता ये सारे शब्द जो है वर्णित है, जबकि एकजुटता जो है ये वाक्यांश भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 32 के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा, अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 141। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। यानी कि जब निर्णय उच्चतम न्यायालय का होगा तो सभी न्यायालय, यानी कि जो भी उच्च न्यायालय होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होगा, सभी क्या होंगे, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वही सर्वे सर्वा होगा, वही सही होगा, ठीक है ना, वही सबसे ऊपर होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, इससे भी रिलेटेड मैंने आपको MCQ क्वेश्चन कराए हैं। तो कौन हटा सकता है? भारत के राज्यपाल को मुख्यमंत्री हटा सकते हैं, राज्य का विधानसभा हटा सकता है, या गृह मंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को हटाने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है, और भारत का राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों के राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अस्थाई सदन है? तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा अस्थाई सदस्य है। लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है, जबकि राज्यसभा
मतलब अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये हमेशा चलती रहती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा क्या है, भंग की जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 99। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर का तात्पर्य है, यानी किशोर शब्द जो है उसका मतलब क्या है, कितने आयु वर्ग का समूह जो है किशोर शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। 10 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए किशोर शब्द प्रयोग किया जाता है, 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, 16 वर्ष से, या फिर 18 वर्ष से। तो आपको पता होता है कि आपको वोट देने के लिए, आपको अपना मतदान करने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना आवश्यक होता है। तो 18 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें किशोर या किशोरा अवस्था के कारण उन्हें किशोर शब्द से परिभाषित किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। और 18 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको युवा के नाम से बुलाया जाता है। आपको किशोर बुलाया जाएगा, 18 से कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनको क्या बोलते हैं, किशोर शब्द से परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बुकलेट पर मत जाइएगा कि कौन सा ऑप्शन लगा है, क्या है, मैं जो बता रही हूँ उस आंसर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे और देखेंगे क्योंकि बुकलेट जिसका है उसने भाई कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करके आया है, तो उसके हिसाब से अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के निर्माता के रूप में कौन माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डेनिंग, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड मिंटो, इनमें से कौन ऐसा है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता को जागृत किया, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण किया, निर्माता माना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले ही ऐसे थे जिन्होंने आईपीसी को निर्मित किया, यानी कि इन्हें क्या माना जाता है, भारतीय दंड संहिता का निर्माता माना जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कवर किया। कभी हो सके तो टाइम मिले तो मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी जैसे रिक्वायरमेंट होगी, पर अगर पार्ट में भी कराया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर यदि इसके बाद भी आपको के माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।